गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं फिर से इस YouTube चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूं और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है कि इससे पहले जो भी 4 सेशन हुआ है वो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चला है। और इस सेशन को जो भी बच्चे अभी तक नहीं किए होंगे तो ये 4 क्लास आप पढ़ लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है, उसी टॉपिक को आज हम इसका ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। और साथ में मेरे पास जितना ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को अभी हम ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। बच्चों पहले हम ये बता देते हैं कि जितना भी हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने सारे कॉन्सेप्ट को रिडाउन किया, बताया। और हम ये भी आपको आश्वस्त देना चाहते हैं कि अभी हम जो भी MCQ क्वेश्चन को ला रहे हैं, ये आपके सामने जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं, जो इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को भी आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि ये MCQ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो मेरे पास ये MCQ क्वेश्चंस है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आप क्या देख रहे होंगे कि ये तो भी ऐसे भी ये क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन पर चर्चा भी किया था कि अगर P और Q, यहाँ पर Q एक छूट गया है, दो अभाज्य संख्या हो तो इसका क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चों आपको पता है कि कोई भी अभाज्य संख्या होगा, P और Q जो है वो दोनों अभाज्य संख्या है। और आपको पता है बच्चों कि कभी भी अभाज्य संख्या का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से दीजिएगा। अगर हम कोई भी दो अभाज्य संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में अगर होगा तो हमारा जो संख्या मिलेगा ये भी एक अभाज्य संख्या होगा और इसका रूट हम नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, एक अपरिमेय संख्या जाएगा। क्या जाएगा बच्चों, एक अपरिमेय संख्या जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा बच्चों। तो आपको पता है कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है वो 2 होता है और सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होता है वो क्या होता है, 4 होता है। तो 2 4 या कितना होगा, 8 होगा। हमारा ये भी संख्या जो हमारा जो ये सही आंसर होगा। तो ये जितने भी हमने अभी MCQ लिया है, ये सारे MCQ पर हम चर्चा करेंगे। और ये MCQ आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही एक महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है और 100 ऑब्जेक्टिव से आप 85 ऑब्जेक्टिव को कर सकते हैं। ये कोई जो ये नहीं है कि हमें इस चैप्टर से ज़्यादा करना है, इस टॉपिक से कम करना, नहीं। आपको जो भी सहूलियत लगे जिस चैप्टर से, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 8 जाएगा बच्चों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। लिखा है कि दो क्रमिक, क्रमिक मतलब क्या होता है, समझ जाए। क्रमिक मतलब होता है, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, कंसेक्यूटिव, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब कोई भी दो लगातार क्रमिक, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। आप कोई भी क्रमिक ले लीजिए, चाहे 2 4 ले लीजिए, चाहे 4 6 ले लीजिए, चाहे 6 8 ले लीजिए, चाहे 8 और 10 ले लीजिए। बच्चों कोई भी आप दो लगातार अगर आप सम संख्या लेते हैं तो उसका जो भी आपका मसा निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा, तो ये 2 2 2, ये सबका 2 निकलेगा। ये 2 एक ऐसी संख्या है बच्चों कि ये 2 और 4 दोनों को आसानी से डिवाइड कर देगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा क्या होगा, 2 होगा बच्चों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से, देखिए अपरिमित रूप से अनेक होती है। अब एक तो अभाज्य संख्या है नहीं, सबसे छोटी मैंने पहले बताया था कि कोई भी संख्या का हम सबसे छोटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी हम फाइंड नहीं कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो अनेक हो जाएगा। इसके बाद आप नेक्स्ट आओगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है बच्चों। मैंने पहले ही बताया था कि अभाज्य संख्या पहचानने का एक ही तरीका है। पहला तरीका आसान भाषा में समझा जाए, जो किसी के टेबल में ना आए, या इससे भी आसान समझा जा सकता है जिसका 2 फैक्टर हो और दोनों फैक्टर जो होगा, दोनों गुणनखंड जो होगा, वो दोनों गुणनखंड बच्चों अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये तो ऐसे भी नहीं आएगा, क्योंकि ये टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 टेबल में आता है, ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों। 9 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है, ऐसे
जितने भी टेबल देखा जाए वो सारे 1 के टेबल में आते हैं, लेकिन 1 हम बेसिकली हम नहीं ले रहे हैं। और ये 9 और ये भी नहीं होगा, ये 15 ये 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में बच्चों। तो मैंने एक ही चीज बताया कि आभास संख्या आप आसानी से पहचान सकते हैं, और आभास संख्या एक चीज आप मान लीजिएगा कि वो किसी का भी टेबल में ना आएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास जो आंसर बचा है वो क्या बचा है, सी, जो 11 जो होगा वो किसी का भी टेबल में ना आएगा। और इसका जो गुणनखंड होगा मात्र 2 होगा, 1 और 11, और दोनों क्या होगा, अलग अलग वो होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब बोल रहे निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो आप ये आसानी से बना सकते हैं। 16 तो होगा नहीं अभाज्य संख्या, 15 तो अभाज्य संख्या होगा नहीं, 25 तो होगा नहीं, क्योंकि ये सारे टेबल में आते हैं। ठीक है, लेकिन 29 जो हमारा है बच्चा, ये आपका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये लिखा है इतना का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। वो 5 का मैक्सिमम वो क्या पूछ रहा है, वो पावर पूछ रहा है। ठीक है, कि उसका कितना होगा, है ना, ध्यान देते। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐसे भी हम क्या करेंगे, 6 to 5 हो गया, और 6 to 5 को अगर हम 5 से करते हैं तो 1 to 5 होगा ना, करेंगे 6 1 6, ठीक है, 1 to 5 ही होगा। और इसके बाद अगर हम 5 करेंगे तो कितना होगा, 5 2 जा और 5 5 जा, और यहाँ से करेंगे 5। तो अगर हम देखेंगे तो जो 6 to 5 का जो अगर बेसिकली अगर देखा जाए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर 4, तो ये हमारा अधिकतम घातांक पूछ रहा है। इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, घातांक बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, घातांक। तो इसका अधिकतम घातांक कितना हुआ, 5 का अधिकतम घातांक क्या हुआ, 4 हुआ, जो कि हमारा सही आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव को हम कहीं से भी मिस नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को बहुत अलग अलग विधि से बनाते हैं। लेकिन हमारा क्या नाम ये है कि जिस तरह का प्रश्न होगा उस तरह से उसको टाइम दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव है तो उसे 10 मिनट देंगे या 5 मिनट देंगे या 2 मिनट देंगे, इतना भी नहीं देंगे इसको टाइम। अब क्या देख रहे हैं कि 20 और 26 और 19 का क्या पूछ रहा है, मसा। मसा इनमें से एक ऐसी संख्या होगी जो 26 और 91 को परफेक्ट डिवाइड कर देगी। हमने फिर से एक बार फिर हम रिकॉल कर रहे हैं बच्चों कि 26 और 91 का मसा क्या होगा। इस 4 ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जो 26 और 91 को पूर्णतः विभाजित कर देगा। अब समझ में आ रहा है, तो एक कौन सी संख्या है, देखो अगर हम कहेंगे 26 और क्या 91, तो देखो ये 2 सिर्फ इसको कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं। अच्छा 26 और एक बार फिर ले रहे हैं 7 ले रहे हैं, तो ये 7 तो मान लीजिए इसको कर देगा, ठीक है, इसको कर देगा मान लीजिए। लेकिन हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों को पूर्णतः क्या कर दे, मतलब विभाज्य कर दे, है ना। तो हमारा इसमें से जो फाइनल आंसर जाएगा बच्चों वो क्या जाएगा, 13, क्योंकि 13 जो होगा वो 26 को भी डिवाइड कर देगा, और 13 जो होगा वो 19 को भी डिवाइड कर देगा। तो ये दोनों को डिवाइड करना चाहिए, और जब तक वो दोनों को डिवाइड नहीं करेगा तब तक हम जो, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं कि 26 को ऐसे कर देते हैं, फिर इसको हम लोग 19 कर देते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगने का मतलब आसार होता है। तो हमें परीक्षा में किसी प्रकार से समय को बचाना है, ना कि समय को गंवाना है। ठीक है, आइए अब एक चीज आप क्या देखोगे कि मैंने एक चीज बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है बच्चों, लसह गुने क्या होता है बच्चों, मसह। तो आप क्या देखोगे, तो हमें इस क्वेश्चन में इसका लसह पूछ रहा है, हमको इसमें लसह क्या होगा, तो मसह कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब ए गुने बी, ठीक है, ए गुने बी, और यहाँ पर लिखेंगे मसह, और लिखेंगे ए गुने जो भी होगा हमारा संख्या होगा, सॉरी ए गुने बी, हमारा जो भी संख्या होगा यहाँ पर कॉमा, सॉरी कॉमा, तो यहाँ पर गुना नहीं होगा, यहाँ कॉमा होगा, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो परफेक्ट क्या जाएगा, हमारा सी जाएगा। अब अभी आपने पीछे में एक क्वेश्चन देखा कि 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा, बस इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि 156 क्या 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात क्या होंगे, 2 का महत्तम घात। ये क्वेश्चन आप चाहे तो इसका खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब ये एक क्वेश्चन क्या लिखा है कि वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं, बच्चों मैंने फिर बताया ना कि एकमात्र एक ऐसा नंबर है अभाज्य संख्या
जो एक से और स्वयं से क्या होता है बच्चों, विभाज्य हो जाता है। क्या होता है बच्चों, विभाज्य होता है। तो इसमें से हमारा जो परफेक्ट जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बी। आपने इसमें क्या देखा बार बार कि हमने अभी जितना प्रश्न लेकर आया या अभी और प्रश्न हमारे पास है, तो आपके दिमाग में एक ही चीज चल रहा होगा कि सर जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम बना नहीं सकते हैं। देखो क्वेश्चन बनाना हमने बताया ना, ये सिर्फ हमको लगता है कि 2 सेकंड और 3 सेकंड का क्वेश्चन का जवाब है, लेकिन आप नहीं परिभाषा याद रहेगा या कॉन्सेप्ट ठीक नहीं पढ़ोगे तो ऐसे भी ये प्रश्न आपका छूट जाएगा, आता हुआ भी प्रश्न छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग एग्जाम में ना बहुत ज्यादा हड़बड़ी को दिखाते हैं, बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि अरे हम बहुत अच्छा बनाते थे, आज ये हो गया वो हो गया। नहीं, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दो, आगे क्वेश्चन में क्या करो, बड़ो हो सकता है कि उससे भी आसान क्वेश्चन आपको मिल जाए। ओके, तो अब हम आते अब इस क्वेश्चन में जरा सा देखा जाए प्रत्येक भाग, ये क्या कर रहा है, प्रत्येक भाज्य संख्या। ठीक है, हम इस पर बात आएंगे, मैंने इसीलिए इसको अंडरलाइन कर दिया। आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना सीखो। क्वेश्चन को जब तक ठीक से पढ़ना नहीं सीखोगे तो हम बताए ना क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन आप पढ़ लिया ठीक से तो 50% क्वेश्चन आपका वहीं से बन जाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अथवा देखो हमने क्या बोला कि भाज्य संख्या का चाहे तो तुम अथवा नहीं, अथवा नहीं। तो हमने क्या बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या या भाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने क्या बोला कि आपने जैसे मान लीजिए 8 है, ठीक है, 8 है, 8 क्या है, भाज्य संख्या है। अगर इसका हम अभाज्य गुणनफल करें तो 2 के पावर 3, तो इसको हम नहीं लिख सकते, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं। तो लिखा जा सकता है, दोनों कथन सही है, नहीं लिखा जा सकता है, दोनों कथन लिखा जा सकता है। इसका जो आंसर जाएगा वो परफेक्ट क्या जाएगा, ए जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखा जाए ये पूछ रहा है कि इनमें से बताइए, आपका एनसीईआरटी में भी इस टाइप का प्रश्न है। आप हम बता रहे हैं वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, जब आप 1.2 पढ़ोगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 मे बी, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ऐसा क्वेश्चन है, 4 या 5 में होगा। देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जरा बताइएगा कि ये हम जो प्रश्न में लिखा है ये बताइए कैसी संख्या है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या है, प्राकृत संख्या है या भाज्य संख्या है। तो बच्चों हम ऐसे जज नहीं करेंगे, ठीक ना, क्या है बिना बनाए। इन दोनों में कॉमन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो 13 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 13 को क्या कर लिया, अलग कर लिया। तो यहाँ से क्या बचा, 7 × 11 और प्लस में 1, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 11 7 जा 77 और 1, तो 13 × 78। मतलब जो भी ये संख्या होंगे, ये संख्या हमारा अगर परफेक्ट देखा जाए वो क्या होंगे, भाज्य संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन अब ये प्रश्न को अब हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न घूम फिर के फिर वही आ गया, फिर वही आ गया कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा। वहां भी बताया था कि 5 का अधिकतम घात क्या होगा, फिर पूछा था कि 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को अब क्या देख रहे हैं कि इसी टाइप का प्रश्न घूम फिर के बार बार आ रहा है। मैं बच्चों ये जब भी ये आपके सामने जो भी प्रश्न लाया हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं से उठा कर लाया, नहीं, ये आपके बिहार बोर्ड के ऑफिशियल से हमने उठाया है क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आप लोग को आइडिया लग सके कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आइए, तो ये तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं, ये जो भी बच्चा ये क्लास 9th में पढ़ा होगा, कैसे सर, आपको याद होगा कि a के पावर m और a के पावर n जब दोनों बेस इक्वल होता है तो हमने पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो ऐड कर देंगे और डिवाइड होगा तो क्या करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे। अब हम एक इसमें से देख लेते हैं, यहाँ अगर ये दोनों बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। लेकिन इसी में से एक कॉन्सेप्ट उठाया है, जरा ध्यान से देखो ये क्या उठाया है, उठाया है क्या कि 1 a के पावर n। हमने बताया ना, देखो दो ही तरीका हो सकता है, ठीक है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा इसमें से सही आंसर देखा जाए, ये तो होगा नहीं, और ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, हमारा सही आंसर मैच कर रहा है कौन सा, बी मैच कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड को चलते हैं। अच्छा, ये जरा ध्यान से देखा जाए, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखा जाए, ये क्या लिखा है कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हैं, हमने एक चीज बता रहे हैं, दो अभाज्य संख्याओं का मसा 1, ठीक है, आप दो अभाज्य संख्या उठा लीजिए, उसका मसा 1, दो सम संख्याओं का मसा
देखिए अब ये दो सम संख्याओं का मसा जो होता है आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर लगातार कहेगा तो दो, अगर कोई दो कहेगा तो हमारा आंसर वहां से बदल जाएगा। दो लगातार सम संख्याओं का मसा कितना, एक। दो लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना, सॉरी सम संख्या का मसा होगा दो, और विषम संख्या का मसा कितना होगा, एक होगा बच्चों, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मसा कितना होगा, एक होगा। क्यों, आप एग्जाम्पल उठाइए ना, दो और तीन ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। कोई है कि नहीं सर, तीन तो सर विषम संख्या है, ठीक है, तीन तो विषम संख्या है, दो तो सम संख्या है बच्चों। इसीलिए बोलते हैं कि सही तरीका से परिभाषा पकड़ो, क्योंकि हमने बताया ना, देखो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम ये भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, आपके दिमाग में जो ले रहा है, जो चल रहा है ले लो, या 29 ले लो, या यहाँ से 41 ले लो, इसका भी मसा निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हम जो प्रश्न को बता रहे हैं, इस प्रश्न को आपको बेहद ढंग से समझ, तो इसी प्रश्न को चाहे तो आप बार बार बना सकते हैं, ठीक है। आइए, ये क्या लिखा है कि a प्लस बी का परिमेयकरण गुणन, आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, ठीक ना, रेशनलाइजेशन। अब एक चीज बता देते हैं बच्चों कि अगर a प्लस रूट बी होगा तो इसका परिमेयकरण माइनस में हो जाएगा, अगर यही माइनस में होता तो फिर क्या होता, ये प्लस में हो जाता। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा, a माइनस रूट बी, तो सही आंसर जाएगा क्या, a माइनस रूट बी जाएगा बच्चों। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके बारे में बताइए सर, इसके बारे में बताइए कि ये क्या संबंध दे रहा है, कौन सा, ए और सी के बारे में क्या कहना चाहते हैं बच्चों। देखो इसमें हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं, इसमें एक एग्जाम्पल उठाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन कहा कि ए प्लस रूट बी और सी प्लस रूट डी। बच्चों एक चीज जान लो, हम अगर यहाँ पर कोई चीज लिख रहे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कोई चीज को लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन की मदद से हम समझाना चाहते हैं। हम फिर बता दे रहे हैं, जो अगर आपका स्क्वायर रूट में होगा वो कंपैरिजन हमेशा, देखो हमने फिर देखो मैथ में क्या होता है ना कि कंपेयर जब भी करते हैं बच्चा, तो कंपेयर हम लोग एक क्वांटिटी या एक जैसा वैल्यू होगा उसके में करेंगे। अगर हम दो व्यक्ति में अगर कंपेयर करते हैं तो अगर हमारा शर्ट होगा तो उसका भी शर्ट में कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा शर्ट है तो उसका हेयर में नहीं। तो हम क्या बोले, ये रूट से बाहर था, ये भी रूट से बाहर है, ये रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर है, तो रूट वाला बाहर बाहर आपस में इक्वल हो जाएंगे, रूट वाला अंदर अंदर एक इक्वल हो जाएंगे। तो ए और सी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो ए और सी जो हमारा आंसर जाएगा वो क्या होगा, दोनों ही हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आइए, अभी ये कल ही का एक क्वेश्चन था, कल या मतलब तीसरा क्लास का एक क्वेश्चन हमने बताया था, अब वो फिर क्वेश्चन घूम फिर के वही आ गया। पूछ रहा है क्वेश्चन में बच्चा, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 के पावर 3, 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1, ठीक है बच्चा। अब इसमें पूछ रहा है मसा क्या होगा। हमने बताया था ना कि जब भी आपको मसा निकालना होगा तो जो न्यूनतम घातांक होंगे, न्यूनतम घात होंगे, ध्यान से सुनिएगा, मसा मतलब महत्तम, है ना, कितना बड़ा नाम है महत्तम, लेकिन काम छोटा सा, लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए, और दोनों में जो बच्चा कॉमन होगा वो कॉमन हमेशा उभयनिष्ठ होगा, और दोनों का घातांक चेक किया जाएगा कि किसका घातांक कम है। आइए हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ तो दोनों में 3 था सर, हम 3 ले लिए, लेकिन सबसे जो कम घातांक का है, जो हमारे पास जो कम घातांक का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास कम घातांक का है तो क्या था, कम घातांक 3 के पावर 2, 2 के पावर 1 और 5, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 9 2 जा 18, 85 जा क्या 18 25 90, आंसर हमारा क्या जाएगा 90, ठीक है। आइए, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि संख्या, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसका एग्जांपल में उठा सकते हैं, आप ये देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन लिखा है संख्या 4n, संख्या 4n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हम लोग किसको बोलते हैं बच्चा, प्राकृतिक संख्या यानी ऑल काउंटिंग नंबर, यानी गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। तो अब आपको तो ये श्योर हो गया सर कि यहाँ पर जितना भी नंबर लोगे वो स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, 1 से, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा और एंड सो ऑन, वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जहां संख्या 4n, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं, कोई भी नंबर 0 पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसका गुणनफल 2 और 5 होगा।
तो आपके दिमाग में आएगा सर अगर 2 होगा तो नहीं, 5 होगा तो नहीं, कम से कम मिनिमम 2 और 5 होना चाहिए। अगर हम इसका कर लें, मान लीजिए 2 इंटू 2 पावर n चला गया, 2 इंटू के 2 के पावर 2 ये भी चला गया, और इसको लीजिए 2 के पावर 2n, तो क्या 2 अकेले 0 बना लेगा? 2 अकेले शून्य बना लेगा? कभी कभी नहीं बना सकता है। ठीक है, हम क्या बोले, आपको क्या लगता है कि हम अगर मैथ पढ़ा रहे हैं तो क्या मैथ पढ़ाने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस हो गया या तो सब्जेक्ट हो गया, सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, और जब तक कॉम्बिनेशन आप पर नहीं जाएगा, आप उसको फॉलो नहीं कीजिएगा, आप नहीं पढ़िएगा, तो आप एग्जाम में टॉपर तक नहीं पहुंच पाइएगा। ठीक है, तो वही चीज है, तो कम से कम एक यहाँ हमारे पास 5 होना चाहिए था। तो ये बोल रहा है कि शून्य पर समाप्त हो सकता है, तो हम करें कि नहीं, हम कोई भी अगर नंबर लेंगे तो कोई नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई भी संख्या का मान नहीं होगा जो हम वहां से ले सकते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वृत्ताकार पथ हमने बताया था ना, वृत्ताकार पथ पर एक 3 मेढक एक कुएं में बार बार टर 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 करते हैं, बार बार एक घंटी बजती है, बार बार वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हैं। इस स्थिति में जब भी क्वेश्चन आएगा बच्चा, हम कभी भी मसा नहीं निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉस। ऐसा में फिर से सुना जाए, 3 घंटी इतने मिनट में बार बार टन 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 बजती है, मेढक बार बार टर 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 बस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वृत्ताकार पथ पर क्या है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक हैं। कितने धावक हैं? 3 धावक हैं। ठीक है, आइए, ये पहला धावक हो गया, ये पहला धावक हो गया। ठीक है, ये पहला धावक स्टार्ट कर रहा है दौड़ने के लिए, एक दूसरा धावक फिर यहां से स्टार्ट कर रहा है इसी पॉइंट से, और एक धावक तीसरा धावक यहाँ पर खड़ा है। एक ही जगह पर 3 धावक खड़ा है। समझ में आ रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है, तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा। ठीक है, क्या कर रहा है बच्चा? 1 घंटा। तो ये कह रहा है 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 क्या मिनट, कितना? 60 मिनट। हम डायरेक्ट घंटा को हम चाहे तो एलसीएम निकाल देंगे, या हमारा फिर क्वेश्चन गलती हो जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, घंटा को मिनट में चेंज करेंगे बच्चा। तो 1 घंटा में आपको पता ही है कितने मिनट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अब चलते हैं 3 घंटा। 3 घंटा मतलब ये दूसरा व्यक्ति कर रहा है 3 घंटा में पूरा करता है। ठीक है, तो इट मीन 63 जा कितना होगा? 180। कितना होगा? 3 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 180 मिनट। और इसके बाद ये बोल रहा है, ये जो बंदा है, ये पहला बंदा, ये दूसरा, ये तीसरा, और तीसरा बेचारा बहुत थोड़ा सा लग रहा है कि धीरे धीरे चल रहा होगा, तो ये जो भी आएगा 300 मिनट है ना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि तीनों धावक, आप देख रहे हैं ना, पहला वाला कितना तेज चल रहा है, 1 घंटा में चक्कर मार ले रहा है, दूसरा वाला देख ही रहे हैं वो 3 घंटा में चक्कर मार रहा है, और तीसरा वाला बेचारा बहुत सुस्त है। आप समझ सकते हैं, इसकी चाल से नहीं, इसके समय से पता कर सकते हैं, है ना। जब समय से पता चल गया तो समझ लीजिए, है ना। तो 5 इंटू 6, अब इन तीनों को क्या करेंगे बच्चा, हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? एलसीएम निकालेंगे। तो जैसे इन लोग का एलसीएम निकालेंगे, जो भी हमारा फाइनल आंसर होगा एलसीएम का, फिर हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद हमारा जो भी फाइनल आंसर होगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, कोई डाउट आप लोगों को? ये तो क्वेश्चन देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन जो है, आपको हिंट करना चाहता है कि आप इस तरह के प्रश्न, फिर तो आप कहोगे कि सर एनसीईआरटी में तो कुछ ऐसा है नहीं। हम फिर बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, तभी आपका इस टाइप का क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप नहीं पढ़े हो और आप पढ़ने का क्या करो, प्रयास करो। क्या लिखा है? वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, फिर वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, ये छोड़ो सर। ठीक है, अब ये देखो बोल रहा है कि इन देखो, अब बार बार वही क्वेश्चन को रिपीट करना। क्या कह रहा है सुनो ना, निम्नलिखित में से कौन सा आभास संख्या है? सिंपल आभास संख्या जो किसी के पहाड़ा में ना आए, जो किसी के टेबल में ना आए। तो क्या नहीं आएगा? ये तो आएगा, ये नहीं होगा, ये तो आएगा, नहीं होगा, ये तो आएगा, नहीं होगा, और ये बच्चा नहीं आएगा। तो हमारा फाइन देखो ना कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, मात्र माइक्रो सेकेंड तक हम पहुंच रहे हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड में वो कॉन्सेप्ट रन कर रहा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है तो क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाओगे। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। सब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। तो आया जाए, बताया जाए भाई ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। पहले
ये कहना क्या चाह रहा है कि 65 और इतना का मसा इतना है, बात समझ में आ रहा है। ये कह रहा है कि 65 और ठीक है 117 का मसा क्या है सर, 65 m और माइनस 117। कहना चाह रहा है कि इसका जितना भी मसा निकलेगा, तो सर आपके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है मसा निकालने का? तो मसा वो छोटी संख्या क्या होगी जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर देगी 13। क्यों? अगर हम इसको करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा हम आगे की ओर करते हैं, तो 65 देखोगे 13 भी काटेगा और 117 13 काटेगा। ये 13 जो है ये बंदा ये दोनों को काट देगा, तो 13 क्या होगा हमारा मसा। तो क्या हम ऐसे देखो, हमने बताया ना ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मतलब HOTS हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, आपके दिमाग को चेक किया जाता है कि आप कितना स्पीड में एक्यूरेसी में आप पढ़ना चाहते हैं। आइए तो हम बता देते हैं, जो बच्चा नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मसा 13 कैसे आया। तो जो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो थोड़ा सा और लो, हम बना देते हैं 5 से 13 और ये है 117, तो ये 3 से जाएगा क्या जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 9 जा फिर 3 जा 13। तो आप क्या देखोगे 65 5 इंटू क्या 13 और ये 17 और 3 इंटू क्या 13। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, तो हमारा मसा क्या मिला 13। अब ये कह रहा है कि इसका मसा ये है, तो 65m माइनस 117 बराबर 13 और इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। तो 13 प्लस 117 7 3 10 20 और 130 कितना होगा 30, तो 130 हो जाएगा और ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। तो m का जो वैल्यू आएगा, m का वैल्यू, तो m का वैल्यू हमारा क्या आएगा, सही आंसर, सही आंसर क्या होगा 2। आप चाहे तो इस टाइप का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन कैसे बना है और इस टाइप का आपका प्रश्न भी है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बोला, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रिय क्वेश्चन है, ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, 2 10 20 का लस, यहां लिखेंगे लस, फिर क्या लिखेंगे मस, और इन दोनों का अनुपात क्या होगा, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एलसीएम एंड एसीएफ। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो हमने बताया ना एसीएफ निकाल सकते हैं, इसका एसीएफ हम चाहे तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं और इसका एलसीएम भी चाहे तो इसका हम 20 लिख सकते हैं। इसका लघुत्तम जो होगा वो क्या होगा 20 और इसका मसा क्या होगा 2, तो 2 एकम 2। देखो बच्चा ये जब तक कटेगा जब तक इन दोनों का बीच का मसा 1 ना हो जाए या दोनों का कॉमन 1 ना हो जाए, बस हमारा है इन दोनों का कॉमन 1 ना हो जाए। तो आप कहोगे सर देखिए इतना आसान क्वेश्चन है, अगर देखिए आपके पास कितना घुमा दे रहा है आंसर, ये होगा ये होगा, बनाया सही है, आप क्वेश्चन सही बनाए हैं। पता है हड़बड़ी एक ऐसा चीज होता है ना कि आप बना के भी सही, आप OMR में जो बबल होता है आप उसको गलत रंग दोगे, है ना। आइए तो इसका जो सही आंसर जाएगा क्या हुआ 10:1, 10:2 क्या जाएगा 1 जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो वही चीज आ गया। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है बच्चा 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चा 2, इन दोनों का मसह क्या होगा। अब हमको ये बताओ कि ऑब्जेक्टिव में ऐसा कौन सा संख्या होगा जो इन दोनों को पूर्णतः काट देगा, 4। क्या 4 ले लें सर, नहीं 4 नहीं होगा, क्यों 4 तो 4 को काट देगा लेकिन 4 2 को नहीं काट पाएगा। अच्छा तो क्या 1 ले सकते हैं, लेकिन 1 से बड़ा हमारे पास क्या था 2। ऐसे कहा जाता है कि अगर देखो हमारे पास 2 वस्तु है, अगर दोनों से कोई एक पहला से दूसरा बेस्ट मिलता है, दूसरा बेस्ट ऑप्शन, हमें बेस्ट ऑप्शन खोजना है, तो कहोगे सर एक तो हो सकता था, क्यों एक नहीं होगा सर, आप एक क्यों नहीं ले सकते हैं और 2 क्यों लेंगे ये भी बताइए। देखो बच्चा 2 इसको भी काट देगा, 2 इसको भी काट देगा, 1 इसको भी काट देगा, 1 इसको भी काट देगा, लेकिन हमने फिर बताया कि 4 आदमी है और 4 आदमी में से मतलब 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको एक बेस्ट ऑप्शन खोजना है। आपका दिमाग देखो ऐसा नहीं है कोई बच्चा एक भी बनाएगा तो क्या उसका सही होगा, नहीं, एग्जामिनर वही चेक करना चाहता है कि आपने क्या सीख कर आए हो। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वही क्वेश्चन है ए और बी अभाज्य संख्या है, कोई भी अभाज्य संख्या, मैंने बताया ना कोई भी अभाज्य संख्या ले लो,
जितना भी अभाज्य संख्या है, जितना भी अभाज्य संख्या जानते हो, कोई भी दो अभाज्य संख्या लो, उसका मसा हमेशा क्या मिलेगा बच्चा, एक मिलेगा। और कोई भी दो विषम संख्या लो तो हम वहां पर फंस जाएंगे, वहां पर हम फंस जाएंगे, वहां पर हम एक नहीं कह सकते हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो क्या पूछ रहा है, सॉरी, लसा, तो इसका लसा हम क्या निकाल देंगे, ए और बी का लसा क्या होगा, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, गुना। अगर वही मसा पूछता तो ऑप्शन हमारा क्या जाता, एक जाता। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट, दो लगातार संख्याओं का मसा क्या होगा, कोई भी दो लगातार ले लो, चाहे 2 3 3 4 4 5, इसका सभी का मसा क्या होगा, एक। तो हमारा जो फाइनल आंसर जाएगा बच्चा वो क्या जाएगा, बी। तो देखो हमने क्या बोला, अब बार बार वही क्वेश्चन में आ रहा है, घुमा फिरा के आ रहा है, हम भी कब से वही जज कर रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा बच्चा, तो एक बार जान लीजिएगा कि आप प्रश्न को सही तरीके से हल नहीं कर सकते हो। आया समझ में? सही तरीके की हिंदी का कहानी नहीं है कि पढ़ लिए और पढ़ के उसको हम बोल दिए ऑप्शन में, नहीं, ये मैथ है बच्चा, ये मैथ में थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट पर जोर देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। अब सोचो कि हम देखेंगे, वाह, अभी जब तो तुम देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वाह बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी बन जा रहा है, लेकिन ऐसे देखने से मैथ नहीं बनता है, देखने से कभी मैथ नहीं बनता है, आपको उस टाइप का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन बैंक होते हैं, आप चाहे तो चैप्टर वाइज भी आप मतलब बना सकते हैं। ओके, आइए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। आइए देखिए, अब ये प्रश्न, ये भी प्रश्न एनसीईआरटी का, हम आपको कहेंगे तो दिखा देंगे, आप याद कीजिएगा। ये क्या लिखा है, 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितने ऐसे लोग हैं। आज तो पता है ये अभाज्य गुणनखंड क्या पूछ रहा है, वो संख्या पूछ रहा है। अगर हम आपसे पूछे बताओ 14 में कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो सिंपल कहोगे सर 2 से 7, मतलब इसका 2 ही अभाज्य गुणनखंड है। बात समझ में है बच्चा? तो इसी पर इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस टाइप से बनाकर चेक करेंगे कि इसका कितना अभाज्य गुणनखंड आ रहा है। नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 55, ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे, वही क्वेश्चन, वही ऑप्शन, पता है क्या, 2 10 20, और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर दे दिया, मतलब ये क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाओगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 को हम कर देंगे 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, कितना 2, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 और 3 1, सही ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ए सॉरी सी जाएगा, क्या जाएगा बच्चा, सी जाएगा। अब आइए, आ गया प्रश्न, आ गया प्रश्न, ये प्रश्न हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या और कितने अपरिमेय संख्या लिखे जाते हैं। मैंने कहा ना कि आप कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं, हम बार बार यही कहेंगे, बात समझ में आया? और जब तक आप पढ़ते रहिएगा, जब तक आप 10th का एग्जाम ना दोगे, तब तक दिमाग में चलेगा कि नहीं सर, कॉन्सेप्ट को बेहतर है कि कॉन्सेप्ट को पहले अच्छा से रीड कर लिया जाए, कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ लिया जाए, तब क्वेश्चन पे एंट्री किया जाए। बात समझ में? ऐसे नहीं है, दिखावे की पढ़ाई नहीं करना है, और माँ बाप को दिखावे की पढ़ाई नहीं करना है, दिखाना है कि हम पढ़ रहे हैं, नहीं, आपका दिखाने का समय खत्म हो गया है, आप खुद को दिखाइए। बात समझ रहे हैं? दुनिया आपको देखने के लिए तैयार नहीं है, आप खुद दिखाइए दुनिया को कि हम कितना बेटर बन सकते हैं। आया समझ में? तो आप ये क्वेश्चन को, ये लिखा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है, ये अनंत है, हम एक नहीं कहेंगे, ना एक ना दो ना तीन ना 19 ना 20 ना 21, कितना, अनंत, तो नंबर ऑफ इन्फिनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, डी। ओके, तो ये सिंपल, मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन है, पता है? देखो मैंने बताया ना, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बच्चा पूछता है एग्जाम में, हमारा मेन एम यही होना चाहिए कि हम अगर सही दिशा में मेहनत करते हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं, तो क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपसे छुटकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग क्या है, आपको मतलब अगला आदमी को टैलेंट को दिखाने के चक्कर में हम लोग सान क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। आइए, ये क्या लिखा है, इतना से भाग देने पर यदि शेष इतना बचे तो शेषफल क्या होगा, क्या होगा शेषफल? अरे भाई सिंपल फॉर्मूला है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने क्या, भागफल और प्लस में शेषफल। तो क्या करना है, इतना से भाग दो, समझ, मतलब कहना चाह रहा है भाई तुम इतना से भाग दो इसमें, इतना से इसमें भाग दो,
और इसका शेष कितना बचे, 3 बचे, रिमाइंडर 3 बचे, तो भागफल क्या होगा, सिंपल। क्या क्वेश्चन दिया है, 47, ये भाज्य हो गया, भाजक ये दिया हुआ है, भागफल निकालना है तो x मान लो, और शेषफल क्या है बच्चा 3, 3 को इधर भेजो, क्या हो जाएगा माइनस, और जितना होगा फिर हम क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो कुछ हमें एरर लग रहा है, कि इस क्वेश्चन में कुछ हमें एरर लग रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है एरर, हम बता सकते हैं, इतना से इतना में भाग दो, ठीक है, इतना से 47 से 379 में भाग दो, शेष हमारा क्या बचता है, 3 बचता है। भागफल पूछ रहा है, ये भागफल पूछ रहा है, ये क्या हो गया आपका भाज, ये क्या हो गया भाजक, ये क्या हो गया भागफल, और ये क्या हो गया शेष, मतलब शेषफल। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी वहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ये होगा, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि लगातार बोलने पर थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है बच्चों, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है ना। मतलब हम सही बता रहे थे, वही भाज और भाजक का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप भी समझ रहे हैं कि हम कैसे उतना मतलब पढ़ा रहे हैं, हमारा भी माइंड है, बात समझ सकते हो, इतनी गर्मी में पढ़ाना है ना, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करके चलना, ऐसा नहीं है कि सर गलती बता कर निकल गए, इसलिए हम थोड़ा सा उसको हम रोक दिया मैंने, ठीक है। तो यह क्या है, भाज्य गुने भागफल, और प्लस में क्या होगा शेषफल, तो यहां से हम रखकर बना लेंगे, कितना होगा 379, और बराबर ये जितना है 47, और इंटू एक्स मान लेंगे +3, और 3 को इधर भेज के हम सिंपल इक्वेशन में फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, ये क्वेश्चन तो अभी हमने बताया, पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो आप कहोगे सर ये कॉन्सेप्ट कहाँ मिलेगा, जब ये कॉन्सेप्ट आएगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो ऐसे भी मान लीजिए कि जब पी ए स्क्वायर को, अच्छी बताइए, जब पी है वो ए स्क्वायर को काटने को क्षमता रखता है, तो क्या पी को इतना औकात नहीं है जी, पी को इतना औकात नहीं है कि वो ए को काट देगा, दम काट देगा। कैसे सर, एक एग्जांपल लीजिए, आप ए का वैल्यू 6 लो, ठीक है, और पी का वैल्यू 2 लो, आप ए स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा 36, यहाँ 2 है, तो बताइए जब 2 36 को काट सकता है, 2 36 को काट सकता है क्या, 2 6 को नहीं काट सकता है क्या, वो आसानी से काट सकता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या बोला कि दो संख्याओं गुणनफल इतना है, तो उसका लसा और मसा क्या होगा, क्वेश्चन देखा जाए, सिंपल बच्चा, सिंपल है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने क्या मसा। तो आप क्या देखोगे, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है क्या 8670, इसका मसा दिया है 17, और तो लसा निकालने के लिए कह रहा है, ये गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या होगा भागा में, और जो भी कट के जाएगा आपका वो सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी अगर हिट एंड ट्रायल मेथड से देखें तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, मतलब यहाँ पर 1 आएगा, तो हमारा आंसर यही जाएगा, लेकिन आप तुम खुद से चेक करना कि ये आंसर हमारा गलत था या सही था, ठीक है। आइए, तो यहाँ पर लिखा है किसी पूर्णांक में m के लिए सम संख्या के रूप में लिखे, कौन सा सम संख्या है, ये होगा नहीं, ये होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये होगा, क्यों, दो को कोई भी संख्या रखो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, कोई भी रखोगे तो उस क्वेश्चन को रन करते चला जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, हमारे मतलब इस YouTube चैनल पर जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं या हम भी पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग से अगर 100 क्वेश्चन में अगर 100 चीज बता रहे हैं या 10 चीज बता रहे हैं, अगर एक चीज अगर बाय द मीन्स मतलब गलती से अगर हम लोग कुछ बोल देते हैं पढ़ाते समय, अगर कुछ निकल जाता है पढ़ाते समय, तो उसको आप इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि हम लोग भी क्या है पता है ना, इंसान है ना, ये कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और किसी धनात्मक पूर्णांक में ए बी के लिए ए बी का मसा इतना है, ए बी का लसा इतना है, तो बताइए इसमें से क्या होगा, अभी वही चीज था, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लसा गुने मसा, तो हमारा सही जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बताइए कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या है, तो ये तो ये तो बोलने वाली चीज नहीं है, आप भी बोल सकते हैं कि सर पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव है, आज का ऑब्जेक्टिव जान लीजिएगा, आप लोग को एक क्या बोलते हैं संजीवनी जड़ी बूटी, अभी तो मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा सा मिल रहा है आप लोग को, ठीक है, और इससे भी आगे बहुत ही मिलने वाला है। अच्छा, जिसका रूट ना निकले,
जिसका रूट ना निकले, कौन संख्या? परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये किस प्रकार की संख्या है? अच्छा, इसे पूछ लिया जाते हैं, ये है परिमेय संख्या। ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भागा दो, जो भी रिजल्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी अपरिमेय संख्या है? एक चीज जान लो बच्चा, जहां पर पाई मिल जाएगा, बात समझ रहे हैं, जहां पर पाई मिल जाएगा वो हमारा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो सर ये बताइए, क्या आप इसको अपरिमेय कहेंगे, हमदम कहेंगे, और उन लोगों को नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। कहे सर इसमें तो रूट दिख रहा है, रूट थ्री दिख रहा है सर। आप ही तो बताया कि ताकि जो वर्गमूल से बाहर ना निकले वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या। ये दो दो कटेगा तो जीरो हो जाएगा, जीरो भी आपका परिमेय संख्या है। ये इससे बाहर निकालेंगे तो ये भी कट के जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो ऐसे भी। और इसी को आप जाकर देखिएगा मेरे वीडियो में, इसका हम एक क्लिप बताया था, इसका एक क्लिप बताया था, और ये क्लिप फिर से वो आ गया। ये क्या है, आप दोनों को कॉमन ले सकते हैं, 2 से 4 जाएगा। और जान लीजिए बच्चा कि 4 का जो रूट होता है वो क्या होता है? 2। और जिसका भी, समझ रहे हैं, ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, हमारा जो आंसर जाएगा क्या? 68 जाएगा। ठीक है, आइए निम्नलिखित संख्या में से बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है? सिंपल, जो रूट से बाहर ना निकले। अब आपके पास 3 ऑप्शन है, और घर पर आराम से बैठकर तीनों ऑप्शन को चेक कीजिएगा कि क्या ये सर जो फर्स्ट 3 रूट 3 दिए हैं वो क्या गलत दिए हैं, सही दिए हैं। ये क्यों नहीं होगा? इसका रूट निकल जाएगा। ये क्यों नहीं होगा? ये तो ऐसे भी बाहर है। और ये क्यों नहीं होगा? ऐसे भी ये बाहर है, सॉरी ऐसे भी ये क्या है? बाहर है। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय, जो नहीं निकलेगा वो अपरिमेय जाएगा। ठीक है, और फिर वही आ गया कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भागा दो, परिमेय संख्या को, मैंने बोला ना ये एग्जाम में बहुत पूछता है, बताइए कौन सा परिमेय, कौन अपरिमेय, इसका मस, इसका लस, है ना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। और ये परिमेय, ये अपरिमेय, बहुत अच्छा से हम बताएं इसका। जब हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे थे तो बहुत सारा वहां पे एग्जाम्पल भी लिया था हमने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा? बी जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये देखिए 5 परिमेय गुणे अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय में गुना, जोड़, घटाव, भागा, कुछ भी आ जाए बच्चा तो रिजल्ट जान लीजिएगा तो हमेशा एक ही सिंगल में देगा, क्या? अपरिमेय संख्या देगा। तो इसमें कुछ नहीं कहना है, इसका भी क्या जाएगा? अपरिमेय जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या जाएगा? अपरिमेय जाएगा। ठीक है, इसका भी जाएगा। आप कहेंगे सर इसका भी कर दीजिए अपरिमेय, नहीं, अब हम ऐसा नहीं है, हम चेक करेंगे कि ये क्या कटने लायक है कि नहीं है। तो ये देखते हैं, ये कट गया, 3 1 3 4, है ना। तो क्या हुआ कि 1 का रूट तो 1 होगा, 4 का रूट 2 होगा। ये कैसी संख्या बच्चा? तो ये है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, और ये कैसी संख्या है? 6 परिमेय संख्या। रूट 2 कौन है? अपरिमेय संख्या। इन दोनों को सम करते हैं तो हमारा जो आंसर मिलेगा क्या होगा? सी, मतलब अपरिमेय संख्या। यदि n एक प्राकृत संख्या है, कितना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम वीवीआई कर देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन से। कैसे बोल रहा है कि देखो, जो सीधा सीधा है ना बेचारा, एक बार जान लो, जो सीधा साधा आदमी है ना वो कहीं दब जाता है, वो आसानी से बन जाता है, लगता है ये बहुत सीधा आदमी है। लेकिन ये पता है, इसमें एन दे दिया है तो आपके दिमाग में खोड़ना शुरू करेगा, क्या पता है? आइए हम बताते हैं क्या। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, आप कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी ले लो। ठीक है बच्चा, अब बोल रहा है कि अगर हम इसका रूट करेंगे तो क्या आएगा, क्या रिजल्ट देगा? बात समझ रहे हो? अच्छा, आप इसका अगर हम करें, इसका भी करें हम, चलो सबका रूट हम कर देते हैं, सबका रूट कर देते हैं तो क्या देखोगे? इसका वर्गमूल निकल रहा है, इसका नहीं निकल रहा है, इसका भी नहीं निकल रहा है, इसका निकल रहा था, ये भी नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं निकल रहा है, ये भी निकल रहा है। तो आप इसमें सबसे बेस्ट, आप इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन मानोगे पता है? हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं सर, कभी कभी प्राकृतिक संख्या आ रहा है, ये हम नहीं कह सकते, कभी कभी ना, ये कह रहे हमेशा ना, हमेशा नहीं, हम कहेंगे कभी कभी। तो आपने क्या देखा? फिर वही कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया, फिर वही कॉन्सेप्ट पीछा नहीं छोड़ रहा है, क्या? कि जब तक आपको प्राकृतिक संख्या का परिभाषा नहीं पता है बच्चा, तो जान लो कि उसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। हम ऐसे देख के बना ही नहीं सकते हैं, है ना, इतने बड़े हम गणितज्ञ नहीं है कि हम देखेंगे और बना देंगे, है ना वो। तो इसका आंसर जाएगा हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा अपरिमेय संख्या ना।
कैसे अपरिमेय संख्या? कुछ निकल रहा है, कुछ नहीं निकल रहा है। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बच्चा ये बच्चा कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। देखो तुम्हारे सामने आंसर है, कभी ये, कभी बाहर नहीं निकल रहा है, कभी अंदर है बेचारा, तो वो सस्पेंस में फंसा है, हाँ कि ना, कभी प्राकृतिक कि कभी अपरिमेय। तो देखो हमें क्या लग रहा है ना कि ये सेशन आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए मैंने कितना ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव आज हम डील करके ही आज ये छोड़ेंगे। 5 मिनट और एक्स्ट्रा जाए चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा जाए, लेकिन ये सारा ऑब्जेक्टिव, ये सारे क्वेश्चन को कवर कर रहा है। आज का जमाना ना बहुत आगे निकल गया बच्चा, आप नहीं सीखोगे तो फिर व्यर्थ है ना। और इसको देखिएगा, देखने में बहुत आएगा, ट्वेल्थ में लगा देना, देखते रहना, वो देखते ही देखते बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आ जाओ, इनमें से बताइए कौन सी अपरिमेय संख्या है? देखिए ना, कौन सी अपरिमेय संख्या है? वाह, आ गया। हमने बच्चा फिर से बोल रहे हैं, हमारे पास 2 दशमलव होना चाहिए, एक शांत और एक अशांत। और अशांत कहे तो कौन? अशांत आवर्ती। ये 2 ऐसा दशमलव है बच्चा, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव, एक ऐसा दशमलव है कि आप इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। अगर यही अशांत अनावर्ती होता तो हम इसको अपरिमेय संख्या में लिखेंगे। और अगर आप नहीं है तो मैंने फोर्थ पार्ट में दशमलव प्रसार बहुत ही बेहद ढंग से समझाने का प्रयास किया है। और अगर आप उसको समझ कर आओगे तो मैंने यही चीज लिखा था कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जाता है, लेकिन याद कर लीजिएगा कि अशांत अनावर्ती दशमलव को कभी भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कैसे? तो सर ये बताइए, ये तो इसका दशमलव सीमित है, 100 से सीमित, 100 से शांत, जो सीमित है वो शांत है, मतलब परिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं। अच्छा, ये देखो बच्चा, ये जो रेकरिंग है ना यहाँ पर है। अब ये कहना क्या चाह रहा है? बार बार देखे, 1000 बार देखे, बार बार यही नंबर आ रहा है, वाह, अशांत आवर्ती, फिर भी इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। और ये क्या है? 10, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जाकर उठा कर देखना। और यहाँ पर एक मिस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन में किया है कि यहाँ पर रोक दिया है, कितना अच्छा बात है, रोक दिया है। तो क्या हम इसको परिमेय संख्या में नहीं लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर। क्या क्वेश्चन गलत है? नहीं सर, क्वेश्चन एकदम सही है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि हम जो बता दिए वही आपका सही हो जाएगा, नहीं। देखिए क्वेश्चन बनाने वाला ने, ये भी सही है, 10 के पावर जो भी आ रहा था इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर डॉट 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 कर देता तो इसे हम कभी भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते थे। तो सर सही ऑप्शन क्या जाएगा? बताइए सही ऑप्शन क्या जाएगा? ए बी सी, हम कहेंगे सही ऑप्शन जाना चाहिए कौन सा? डी, इनमें से कोई नहीं। आया समझ में? तो याद आ गया। और सर बताए थे 02 1002 0002, ठीक है, हम बताए थे। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर एंड सो ऑन है कि नहीं, बताया। अगर ये रहेगा तब तो अपरिमेय, अब अगर नहीं रहेगा तब तो परिमेय। ओके बच्चा। और किसी परिमेय संख्या के एक या इतने व्युत्क्रम है तो भी एक व्युत्क्रम होगा, चाहे तुम इसको ऐसे निकाल लो और चाहे तो तुम इसको ऐसे निकाल लो, चाहे तो अच्छी बताओ, ये बाहर नहीं निकला और 1/√3 करेंगे तो बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ये भी आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा अपरिमेय संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा क्वेश्चन जो हमारा सही ऑप्शन है वो क्या है? 4/5 होगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से बताएं कि कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होगा कि जिसका रूट बाहर निकल जाए। ये दोनों रूट क्या है? सिंपल है, गुना करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? ये जाएगा, सी जाएगा। और निम्न में से बताइए कौन सा परिमेय अपरिमेय संख्या है, कौन सा परिमेय संख्या है? तो ये तो होगा नहीं, ये तो p/q के रूप में लिखा हुआ है, ये भी p/q के रूप में लिखा हुआ है, ये भी इसका रेकरिंग है तो ये भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो लगा दिया है डॉट डॉट डॉट, तो ये अपरिमेय संख्या होगा। हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा। ठीक है, और 82
2 तथा इतना के बीच में कितना अपरिमेय संख्या होगा। मतलब ये पूछ रहा है कि बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। सिंपल, हम इसका क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। और देखो ये क्या होगा, ये तो ऐसा भी नहीं होगा, इसका रूट जो समथिंग आएगा 3 से ऊपर जाएगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये 5 होगा, 5 का रूट समथिंग जाएगा तो 1 पॉइंट कुछ करके जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। और ये 12 जाएगा तो ये भी नहीं जाएगा। तो हमारा आंसर जो जाना चाहिए इसके हिसाब से इसके हिसाब से आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी और क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन थोड़ा देख लिया जाए। इसमें जो क्वेश्चन है ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमको लगता है कि 133 क्वेश्चन है। अभी हमने आधा क्वेश्चन बताया है और एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, हाँ, जो कि हम क्वेश्चन नहीं बताए हैं, और उस क्वेश्चन को बताकर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने अभी तक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है। तो एक क्वेश्चन बताकर बच्चा हम उसको टॉपिक को क्या करते हैं, बंद करते हैं। और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है हम देखते हैं, सर से बात करते हैं, अगर आपके पास चला जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर किसी न किसी प्रयास से आपके पास भेज जाएगा, ठीक है। आइए, तो अभी हम मेरे पास एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन बताएंगे सिर्फ, उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। देखो हम ये क्वेश्चन नहीं बताए थे बच्चा, हम ये क्वेश्चन नहीं बताए थे क्या, कि क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्याओं का एसीएफ ज्ञात करें और किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसे कलन विधि भी कहा जाता है बच्चा, कलन विधि, और इस विधि से हमेशा मसह ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम बता देते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में न चले कि सर ये क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं बताया है और ऑब्जेक्टिव आप कब से बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया जाएगा कि जो सबसे बड़ा होगा, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका यानी 135 और 225 का मसह क्या होगा। तो बच्चा हमें चीज बता दे रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें सुपरिभाषित चरण आएंगे, स्टेप आएंगे, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। हम एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे और एक क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। जो हमारा सबसे बड़ा होगा बच्चा उसको हम ए मान लेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा कितना था, 225 था, और जो छोटा था वो क्या था, बी, वो 135 मान लेंगे बच्चा, ठीक है। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो सबसे बड़ा था 225 और कितना था 135, तो इसको ग्रीन बोर्ड पर हम बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम सेशन को क्लोज कर देते हैं। आ गया। तो हमारा प्रश्न ये था कि ठीक है कि हमने क्या बोला, हम हल लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे माना कि ए बराबर 225, कितना था 225, एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे हल, ठीक है। ब्लैक थोड़ा सा हम चेंज कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, ब्लैक चेंज कर दे रहे हैं, हाँ ठीक है। तो हल जो है, हमने जो सबसे बड़ा था उसको 225 मान लिया और जो छोटा था उसको 135 मान लिया, ठीक है। 5 3 8 1 9 2 4 5 9, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या देखोगे कि ये कंडीशन हमारा फुलफिल होना चाहिए कि जो ए का वैल्यू होगा वो बी से क्या होगा, हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये बात आप ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर एक फॉर्मूला है, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक फॉर्मूला होता है क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर, और एक कंडीशन होता है कि जो आर का वैल्यू होगा वो वो 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, लेकिन बी से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेप कहें, यहाँ पर आप चरण कीजिएगा। आप चाहे तो हिंदी मीडियम से हैं तो चरण कीजिएगा, चरण नंबर 1, ठीक है।
आप क्या कीजिएगा, सिंपल परिभाषा बता रहे हैं, आप कॉपी पर एक रफ कर लीजिएगा इस साइड। हम सबको आप सबसे आपको आसान भाषा में समझाना चाहते हैं, ये कोई नहीं है कि ज्यादा दिमाग पर जोर देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक चैप्टर नहीं है, 14 चैप्टर पढ़ना है, तो हम आपको उसी के अनुसार बता रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं, जो हमारा बड़ा था वो 225 था, और जो हमारा छोटा था 135 था। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये एक बार में चला जाएगा, ये एक बार में जब चला जाएगा तो कितना आया, 0 आया, 90। बच्चा एक चीज जान लेना कि हम जो यहाँ तक किए हैं, हमारा एक स्टेप पूरा हुआ। कितना स्टेप बच्चा, एक स्टेप। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो हम लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू कितना था 225, और बी का वैल्यू कितना था 135, और इसमें पूछा किससे गुना कर रहे हैं, और हम क्या जोड़े, कुछ नहीं, इससे गुना करो, किससे, एक से, और कितना ऐड करें तो 90। हमारा एक स्टेप बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा परीक्षा में कि आप यहाँ पर रफ लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए चरण नंबर 2, चरण नंबर 2, सर आपके दिमाग में आएगा कि सर ये कहां तक चरण निकलेंगे, वहां तक चरण निकलेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, जब तक रिमाइंडर का वैल्यू 0 ना आ जाए। आइए तो यहां पर क्या देखेंगे बच्चे हम, तो जो हमारा ये था फिर एक कन्वर्ट हो जाएगा, अब बार बार भाजक बदलता जाएगा, तो उसी के अनुसार हम भी बदलेंगे। तो 135, तो 135 को हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 135, और ये 19 से फिर करेंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, 19, मतलब एक बार में जाएगा। तो ये कितना होगा 45, कितना होगा 45, ठीक है। तो हम यहां से लिख देंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना ऐड करेंगे तो 45। तो हमारा ये दूसरा चरण क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। 2 चरण, जब तक 0 नहीं आ जाएगा शेषफल तब तक चरण बढ़ाते चलना है, याद कर लीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन बताएंगे हम आपको, पहला इसका मसा, और ये बताइए कि ये कितने चरणों में पूरा किया, तब मसा निकाल देंगे, तब चरण गिन लेंगे हम लोग। और इसके बाद आते हैं चरण नंबर कौन सा, 3। तो फिर क्या देख रहे हैं कि 45 90 गया, और ये 2 से आसानी से कटने, ठीक है, कट गया, मतलब 0 आ गया। तो 45, तो जो 19 था वो भाजक बार बार बदलते जाएंगे, है ना, वो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएंगे 45, 45 को कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, और कितना 0 आया, मतलब रिमाइंडर जो आ गया 0 आ गया। तो अब इन दोनों में देखोगे कि हम इसमें सबसे कौन ले, हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, आंसर कौन जाएगा, क्या ये जाएगा, क्या ये जाएगा, नहीं, इसमें से जो सबसे पहले होगा वही हमारा आंसर जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः 225 और 135 का क्या मस 45 है। बच्चा तो ये बताओ कितने चरणों में कंप्लीट हुआ, तो चरण नंबर 1, चरण नंबर 2 और चरण नंबर 3, है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। 50 25 4 5 20 2 22 और 25 15 4 3 12 1 13, ठीक है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे हमने बनाया है। तो आई होप कि हम आशा करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम आशा करते हैं कि ये तो बन गया, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने जो बताया है, ठीक है, ये जो हमने बताया है आज का जो सेशन है, आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और ये चीज बताना चाहते हैं कि जो भी अगले वीक से क्लास चलेंगे वो क्लास आपके बहुपद के क्लास चलेंगे, है ना। और जो हमारे दूसरे फैकल्टी सर हैं, मतलब दूसरे मैथ के जो टीचर हैं, वो आप लोग को बहुपद के क्लास लेंगे। और बच्चा उम्मीद करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक टीचर ही सबसे अच्छा है, हम ही सबसे अच्छा है, नहीं। अगर हम कह दें कि सबसे अच्छा हम पढ़ाते हैं, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम प्रयास करते हैं, अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आई एम द बेस्ट ये हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसमें से जो आधा प्रश्न एमसीक्यू बचा है, और ये एमसीक्यू हम लोग जब रिवीजन सेशन करेंगे, जब रिवीजन होगा तो उसमें से आधा क्वेश्चन फिर से बता दिया जाएगा। तो इतना चीज है, और अपना ख्याल रखिएगा। और आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।